कस्टम में जब आएगा तो अभी हम बात करते हैं वैल्यूएशन की, वैल्यूएशन फॉर कस्टम ड्यूटी। मुझे एक चीज और बताना, वैल्यू ऑफ सप्लाई तुमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई में तुमने क्या पढ़ा था, बताओ मेरे को। किस वैल्यू पे क्या लगेगा? जीएसटी। याद है हम बोलते थे ट्रांजैक्शन वैल्यू ही क्या होती है? एसेसेबल वैल्यू होती है। फिर हमने बोला था कि जब उसके रूल्स पढ़े थे कि जब नॉर्मली ना लग पाए तो क्या करने ना, लाइक काइंड क्वालिटी वाले गुड्स ले लेना, याद है क्या? फिर नहीं तो उसका 20% 10% ऐड कर देना। अलग अलग हमने क्या पढ़े थे? रूल्स पढ़े थे। सेम यहाँ पे वही है कि वैल्यूएशन ऑफ कस्टम ड्यूटी, जिस वैल्यू पे क्या लगेगा? कस्टम ड्यूटी लगेगी। किस वैल्यू पे क्या लगेगी? कस्टम ड्यूटी लगेगी। तो वो है वैल्यूएशन ऑफ कस्टम ड्यूटी, जिसके लिए हमको पढ़ने बच्चों क्या? हमको पढ़ने हैं वैल्यूएशन रूल्स। क्या पढ़ने हैं? वैल्यूएशन रूल्स। हाँ बच्चों चलो आ जाओ। तो क्या बोलते हैं वैल्यूएशन रूल्स, आइए देखते हैं अपन। सबसे पहले क्या होगा? क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग वैल्यू, प्राइस एट विच सच लाइक गुड्स ऑर्डिनरी सोल्ड फॉर सेल। अपन ने वहां भी यही पढ़ा था, लाइक काइंड एंड क्वालिटी लेते हैं, बोलो हाँ या नहीं? प्राइस फॉर डिलीवरी एट द टाइम एट प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन ऑन एक्सपोर्टेशन। एक सेकंड ना, एक सेकंड ना, मेन बातें ये एक इन प्रिंसिपल वाले तो अपने पढ़ लिया था ना। हाँ यहां से शुरू होगी मेन बात है, ठीक है। प्राइस फॉर डिलीवरी एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन एक्सपोर्टेशन। प्राइस शुड बी इन द कोर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, नॉर्मल बिजनेस में होना चाहिए। सेल एंड बाय शुड नॉट बी रिलेटेड टू ईच अदर, नहीं होने चाहिए। प्राइस टू बी द सोल कंसिडरेशन फॉर द सेल, हमने वहां भी यही पढ़ा था ना, एक सोल कंसिडरेशन होता था, एक मिक्स कंसिडरेशन होता था, तो वहां गुड्स की वैल्यू ले लेते थे, याद है? यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, बस इन्हें बोला है सोल कंसिडर होना चाहिए। रेट ऑफ एक्सचेंज इन फोर्स एज नोटिफाइड बाय सीबीआईसी ऑन द डेट व्हेन द बिल ऑफ एंट्री इज प्रेजेंटेड, ये लिख लो बस, ऑन द डेट व्हेन बिल ऑफ एंट्री इज प्रेजेंटेड। मुझे तुमको पहले बिल ऑफ एंट्री का आज एक कॉन्सेप्ट बताना है कि कैसे होता है पूरा। मैंने बताया था कि कल बिल ऑफ एंट्री का प्रोसेस, चलो आज बता देता हूँ। बिल ऑफ एंट्री का प्रोसेस मैं तुमको आज बता देता हूँ, और इंपोर्टेशन एक्सपोर्टेशन दोनों का पहले प्रोसेस समझ लो, तो ये समझने में तुमको जिंदगी में आसान रहेगा। हाँ हाँ हाँ, आओ मोटवानी जी आओ। ठीक है, ये क्या है बेटा? मेरा भारत देश है। ओ ये क्या है? मेरा भारत देश है। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, याद है मैंने बताया था इंडिया कब तक है? 12 नॉटिकल माइल्स तक। कब तक है बेटा? 12 नॉटिकल माइल्स तक। और वहां पे ये वैसे कितना है? 200 नॉटिकल माइल्स तक। कुछ याद है क्या? अच्छा, हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो किसके हिसाब से देखेंगे? 12 नॉटिकल माइल्स तक। कब तक देखेंगे? 12 नॉटिकल। जैसे ही शिप, मान के चलो ये क्या है? शिप यहां पे एंटर होती है, तो क्या इंपोर्ट हो गया क्या? क्या इंपोर्ट हो गया क्या? नहीं, इंपोर्ट का प्रोसेस शुरू हो गया। इंपोर्ट का प्रोसेस शुरू हो गया, मेरी बात समझ रहे हो? आप यहां पहुंचे हो तो आप इंपोर्ट का प्रोसेस शुरू हो गया कि आप इंडियन टेरिटोरियल वाटर में घुस गए हो, बोलो हाँ या नहीं? अब तुम इंडिया के रडार में आ गए हो, मतलब अब तुमको पकड़ा जाएगा टैक्स वगैरह के लिए। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ चलते 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 तुम एक किसी पोर्ट में जाओगे। कहाँ जाओगे? किसी एक पोर्ट में। सुन रहे हो क्या? जब तुम किसी एक पोर्ट में जाओगे, जब तुम किसी एक पोर्ट में जाओगे, यहाँ पोर्ट में पहुंचने से पहले ही तुम क्या फाइल करोगे? एक बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे। क्या फाइल करोगे? बिल ऑफ एंट्री, जिसमें क्या होगा? पूरी डिटेल्स होगी, तुम क्या माल लेके आ रहे हो, कैसा क्या है, उस पर कितना क्या टैक्स वगैरह बनता है। क्या बात समझ में आ रही है? लोडिंग एक तुम्हारे पास रहेगी कॉपी, एक यहाँ पे कस्टम डिपार्टमेंट के पास रहेगी। क्या बात समझ में? बिल ऑफ एंट्री तुम फाइल करोगे। जैसे ही वो वहां पे पहुंचोगे, यहाँ पे तुम्हारी बिल ऑफ एंट्री चेक की जाएगी, तब माना जाएगा कि इंपोर्ट का सेकंड स्टेप कंप्लीट हुआ है, बोलो हाँ या नहीं? इंपोर्ट खत्म कब होगा? जब ये गुड्स निकल के कहां पहुंच जाएंगे? मास तक। मास तक मतलब आम जनता तक पहुंच जाएंगे। यहां पूरा कस्टम क्लियरेंस का हिसाब किताब होगा। फिर अभी पढ़ाऊंगा वेयर हाउसिंग, एक चीज पढ़ाऊंगा कि वेयर हाउसिंग करना है कि क्लियर फॉर होम कंजम्पशन करना है, ये भी बताऊंगा। तो अल्टीमेटली कस्ट इंपोर्टेशन कंप्लीट कब माना जाएगा? इंपोर्टेशन कंप्लीट कब माना जाएगा? जब वो गुड्स क्या बन जाएंगे? मास का पार्ट बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? मास का पार्ट बन जाएंगे। ठीक है, क्या मार्ट का पास बन जाएंगे बोल रहा था मैं। तो यहां तक समझ गए? मेनली क्या है ना, ये बिल ऑफ एंट्री पहले ही फाइल कर दी जाती है एंटर होने से पहले। ये बिल ऑफ एंट्री एक मेन डॉक्यूमेंट है जिससे मेन इंपोर्टेशन प्रोसेस समझ में आता है। जब आप घुसे तब शुरू हुआ, बिल ऑफ एंट्री जब आती है तब हमारे पास पूरी डिटेल्स वगैरह आती है। हाँ या ना? फटाफट बोलो, क्लियर है क्या? लेकिन जब एक्सपोर्ट करना है, लेकिन जब क्या करना है बच्चों? एक्सपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट के टाइम पे क्या होगा बताओ?
एक्सपोर्ट के टाइम पे क्या होगा, अब तो पहले आप जाओगे अपने पूरे कागज लेके किसके पास, कस्टम डिपार्टमेंट के पास कि भैया मेरा माल चढ़ना है, ये पूरे मेरे डॉक्यूमेंट क्या करा दो, क्लियर कर दो। वहां उल्टा होगा, पहले क्या होगा, माल का पूरा हिसाब किताब पहले आप वहां पे डॉक्यूमेंट्स फाइल करोगे कस्टम डिपार्टमेंट के पास, फिर माल चढ़ेगा और फिर वो आपके देश को छोड़ेगा। जब वहां से जब जैसे ही आपने वो फाइल किया, बिल ऑफ लीडिंग बोलते हैं उसको, आपने वो फाइल किया, आपका एक्सपोर्टिंग का काम शुरू हुआ है। क्या बात समझ में आ रही है? और खत्म कब होगा, जैसे ही वो 12 नॉटिकल माइल पार करेगा, मतलब वो क्या हो गया बेटा, मतलब वो क्या हो गया बेटा, बोल सकते हो आप, एक्सपोर्ट हो गया। क्या बात समझ में आ रही है? अब मान के चलो मैं तुमको एक चीज बोलता हूं, एक शिप था, आ रहा था, आते आते यहां पहुंचा और ब्लास्ट हो गया। यहां पहुंचे पहुंचे क्या हो गया, ब्लास्ट हो गया, बुडुम आवाज आई, गया, डूब गया। क्या बताओ, इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी? अच्छा, अंदर आ गया था, अंदर आ गया था, अभी यहां तक नहीं पहुंचा था, चल रहा था चल रहा था चल रहा था, और यहां कहीं पे ब्लास्ट हो गया। बताओ इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी? क्या इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी? हाँ, पहुंचाए तो नहीं लगाई। यहां बिल ऑफ लीडिंग फाइल करी और फिर फूट गया, अब लगेगी। केवल सर में जैसी बिल ऑफ लीडिंग फाइल कर दी, मतलब आप अपने सामान ले आए हो, फिर आपको कस्टम क्लियरेंस का काम कराना पड़ेगा, फिर उसके जो भी प्रोसीजर होंगे। लेकिन अब आप क्या आ गए हो, मतलब आपने बिल ऑफ लीडिंग फाइल कर दी, मतलब आप लेके हमारे पास पहुंच गए हो। नॉर्मली पोर्ट पे पहुंचने से पहले वो बिल ऑफ लीडिंग, बिल ऑफ एंट्री, बिल ऑफ एंट्री फाइल करी, मतलब एंट्री हो गई ना आपकी। के बाद सर में आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल करी, मतलब आपका माल क्या हो चुका है, आ चुका है। हाँ या ना, फटाफट बोलो, क्लियर है या नहीं है, क्लियर बताएं, पक्का? तो ऐसा चलता है तुम्हारा काय का इंपोर्ट का काम। तो वही उन्होंने, एक बार ये पूरे स्टेप्स रीड करो, फिर मैं तुमको आगे बताऊंगा, 2 मिनट देना मुझे बस। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई के आ गई है लौट के सदा। हो गया हो गया हो गया हो गया। चलिए, अब इनने यहाँ पे आपको क्या बताया है, मुझे आपको क्या बताना है, इंपोर्ट पे वैल्यू कैसे निकाली जाती है और एक्सपोर्ट पे वैल्यू कैसे निकाली जाती है। क्या बता रहा हूं मैं, इंपोर्ट पे वैल्यू कैसे निकाली जाती है और एक्सपोर्ट पे वैल्यू कैसे निकाली जाती है, वो मुझे आपको बताना है। लेकिन आपको स्क्रीन बताने क्यों नहीं आ रही है? अरे यार, क्या बदतमीजी है यार ये। नहीं, चालू थी, फिर बीच में पॉज करी ना जब कनेक्ट नहीं हो रहा था तो। समझ गए ये वाला तुम लोग? क्या बोलता है ये बताओ। एक होती है एफओबी वैल्यू, एक होती है सीआईएफ वैल्यू। पूरा कंक्लूड कर रहे हैं, एक होती है एफओबी वैल्यू, एक होती है सीआईएफ वैल्यू। एफओबी वैल्यू क्या होती है बताओ? दूसरे देश में पोर्ट में चढ़ा, मतलब बोर्ड में चढ़ गया, शिप में माल लोड हो गया, वो वैल्यू जो कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, एफओबी वैल्यू। उसमें जब इंश्योरेंस और फ्रेट जुड़ जाएगा तो क्या कहलाएगी, सीआईएफ वैल्यू। क्या बात समझ में आ रही है? इंपोर्ट के टाइम पे किस वैल्यू पे टैक्स लगता है, सीआईएफ में। एक्सपोर्ट के टाइम पे किस वैल्यू पे टैक्स लगता है, एफओबी में। एफओबी मतलब शिप में चढ़ाने तक का खर्चा है एफओबी, जब उसमें इंश्योरेंस और फ्रेट और जुड़ गया तो दैट इज व्हाट बेटा, सीआईएफ। दैट इज व्हाट बेटा, सीआईएफ। समझ आया? ये होता है एफओबी और सीआईएफ का फंडा। फिर हमने पढ़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अच्छा, एफओबी कितना ले सकते हो बताओ? एफओबी कितना लोगे अगर, क्या आपके पास फ्रेट, सॉरी एफओबी बोल रहा हूं, फ्रेट कितना लोगे? क्या फ्रेट असेटेनेबल है कि नॉन असेटेनेबल है? नॉन असेटेनेबल है तो पता ही नहीं लगा सकते, सीधी सीधी क्या ले लो, 20% ऑफ एफओबी वैल्यू, कोई भी केस हो। असेटेनेबल है तो क्या लोगे, एक्चुअल जितना है वो। लेकिन अगर बाय एयर है, लेकिन अगर बाय क्या है बेटा, एयर, तो एक्चुअल या एफओबी 20% ऑफ एफओबी वैल्यू विच एवर इज लोअर। मतलब बाय एयर में एक लिमिट है कि आपका जो
फ्रेट है वो मैक्सिमम 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बाकी सारे केस में एक्चुअल ले लेंगे, बाकी सारे केस में क्या ले लेंगे, एक्चुअल। नॉन अर्जेंट कितना ले लेंगे, 20% ऑफ एफओबी। सेम गोज विथ इंश्योरेंस। अगर इंश्योरेंस में कुछ ऐसा अलग से नहीं है बाय एयर का, बाय सी का, सीधे सीधे कितना है 1.125%, अगर असेटेबल नहीं है तो 1.125% ऑफ एफओबी वैल्यू। असेटेबल है तो एक्चुअल, दैट्स इट। ठीक है क्या, यही बातें लिखी हुई है, क्लियर है क्या? एक बार इसको पूरा रीड कर देना। अब ये रूल्स दिए हुए हैं, ये रूल्स उतने इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी अपने सिलेबस में के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार रीड कर लेते हैं पर फिर भी फटाफट। ठीक है, बहुत कॉमन से क्या लिखा है, आइडेंटिकल गुड्स कंपैरिजन मेथड क्या होगा, नहीं वैल्यू तो क्या लेंगे, आइडेंटिकल लेंगे। क्या बच्चा ने लिखा है, ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स विल बी यूज्ड इन डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स ओनली व्हेन सच आइडेंटिकल गुड्स आर सोल्ड एट द सेम कमर्शियल लेवल एंड दीज गुड्स आर सब्सटैंशियली द सेम क्वांटिटी एज द गुड्स ऑफ बीइंग वैल्यू। क्योंकि अब इंपोर्ट हो रहा है तो बल्क में इंपोर्ट होता है। आप कोई एक कंटेनर आया, कोई 5 कंटेनर आया है, तो अब एक कंटेनर वाली की वैल्यू 5 कंटेनर में नहीं ले सकते, रेट में बहुत ज्यादा फर्क होगा। तो सेम कमर्शियल लेवल पे डील होने चाहिए, सेम क्वांटिटी होनी चाहिए, लगभग सेम क्वांटिटी होनी चाहिए। ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड वुड बी बेस्ड ऑन द ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ द गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी एक्सपोर्टेड at or about the same time to the same destination country or in the absence of another destination country. In applying this rule, if more than one transaction value of identical goods is found, the lowest of such value shall be used to determine the value of imported goods. मतलब दो identical value अगर आपको मिल रही है तो दोनों में से कौन सी लोगे, लोअर वाली। कौन सी वाली लोगे, लोअर वाली। हाँ या ना, फटाफट बोलो। जीएसटी में आइडेंटिकल लेना फिर भी थोड़ा बेहतर रहता है, यहाँ पे बहुत बड़ा लफड़ा रहता है आइडेंटिकल लेना, क्योंकि क्या है, अलग अलग जगहों से इंपोर्ट हो रहे हैं, एक्सपोर्ट हो रहे हैं, अलग अलग डेट पे हो रहे हैं, एक्सचेंज रेट अलग अलग है, बहुत सारी पंचायतें रहती हैं। हाँ या ना बोलो यार, अरे हाँ ना बोलो ना भाई। फिर क्या है, सिमिलर गुड्स फॉर इंपोर्ट्स एंड कंप्यूटेड वैल्यू मेथड। द ट्रांजैक्शन वैल्यू फॉर इंपोर्टेड गुड्स वुड बी बेस्ड ऑन दैट ऑफ सिमिलर गुड्स, वही बोला इसने। Like characteristics country production, the transaction value of exported would be taken at computed value, cost of production। अच्छा, अगर ट्रांजैक्शन लेनी है तो क्या लेंगे, जितना लगा वो प्लस चार्जेस फॉर डिजाइन ब्रांड प्लस रीजनेबल प्रॉफिट। मतलब हमने क्या कर दिया, एस्टिमेटेड बेसिस में ले लिया, एक एस्टिमेटेड प्रॉफिट तुम्हारा जोड़ के कॉस्ट मेथड से चल गए हम। कौन से मेथड चल गए, कॉस्ट में। तुमको कितने का पड़ा, कितने तुम्हारे और खर्चा आया, प्लस तुमने कितना उसमें मुनाफा कमाया होगा, ताकि उसकी वैल्यू तक हम पहुंच पाए। हाँ या ना बोलो। तीसरा क्या है, रेसिडुअल मेथड। फॉर एक्सपोर्ट द ट्रांजैक्शन वैल्यू वुड बी अराइव बाय रीजनेबल एंड कंसिस्टेंट मींस बाय कस्टम ऑफिसर। फॉर इंपोर्ट रूल 7-8 एज बिलो वुड बी इन्वोक्ड। ठीक है, रूल 7 और रूल 8 क्या बोलता है, 7-8 ध्यान से पढ़ लेना। एक होता है डिडक्टिव वैल्यू, एक होता है कंप्यूटेड वैल्यू। यूनिट प्राइस एट विच द इंपोर्टेड गुड्स और आइडेंटिकल गुड्स और सिमिलर इंपोर्टेड गुड्स आर सोल्ड इन द ग्रेटेस्ट एग्रीगेट क्वांटिटी। मतलब जो भी हमने इंपोर्ट किया वो कितने में यहाँ बिक रहे हैं, लेस कमीशन सेलिंग एंड प्रॉफिट मेड, transport, insurance and taxes within India, the goods at or about same time can be considered if not at the earliest date of importation but before the expiry of 90 days after such importation। क्या मतलब है इसका, बताओ मुझे, क्या लेंगे, यूनिट प्राइस और विच द इंपोर्टेड गुड्स और आइडेंटिकल और सिमिलर इंपोर्टेड गुड्स आर सोल्ड इन द ग्रेटेस्ट एग्रीगेट क्वांटिटी। मतलब आज वो गुड्स हमारे देश में कितने में बिक रहे हैं, मैं कोई मान के चलो कोई एक्स फोन इंपोर्ट करके लाया हूं, उसकी वैल्यू निकालनी है, तो आज वो फोन इंडिया में किस वैल्यू में बिक रहे हैं, माइनस यहाँ पे जो प्रॉफिट, इंश्योरेंस, टैक्स और इंडिया के अंदर टैक्सेस लगे होंगे, इंडिया के चार्जेस लगे होंगे, वो सब क्या कर दिया, हटा दिया। कमीशन, सेलिंग एक्सपेंस, प्रॉफिट मेड, ट्रांसपोर्टेशन और टैक्सेस विद इन इंडिया, ताकि ये पता चल जाए कि उसको हर कोई इंपोर्ट ही करता है उसको, तो यहाँ पे उसको कितने के पड़े होंगे। आया कि नहीं आया समझ में? तो वही लिखा है, द गुड्स at or about the same time can be considered if not the earliest date of importation but before expiry of 90 days after such importation। मतलब विद इन 90 डेज में जो डील हुई होगी, अब जो रेट लेंगे विद इन 90 डेज के लेंगे। हाँ या ना बोलो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंप्यूटेड वैल्यू क्या होता है, दिस वुड बी द कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज, वही मटेरियल वगैरह पूरी जोड़ेंगे इसमें। ठीक है, इन प्रोड्यूसिंग द इंपोर्टेड गुड्स इंक्लूडिंग फैब्रिकेशन कॉस्ट, यूजुअल प्रॉफिट्स कमेंसरेट विद सेल ऑफ गुड्स, सेम क्लास इन इंडिया इंक्लूडिंग स्पेसिफिक एडिशन एज पर रूल 10, इंश्योरेंस, रेट, लैंडिंग चार्जेस, ये सब जोड़ लेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? मतलब पूरी कॉस्ट यहाँ पे बैठ के क्या कर लेंगे, हम कंप्यूट कर लेंगे। वो कौन सी वैल्यू होती है, कंप्यूटेड वैल्यू। कौन सी वैल्यू होती है, कंप्यूटेड वैल्यू। तुम्हारे में बहुत ज्यादा नहीं दिया हुआ, 2-2 लाइन दी हुई है तो नहीं होगा इतना इंपॉर्टेंट। क्या बात समझ में आ रही है? एक होती है डिडक्टिव वैल्यू, मतलब जितने में बिक रहा है माइनस कॉस्ट प्रॉफिट सारी चीजें करके पहुंचे, और एक कंप्यूटेड वैल्यू, शुरू से कितने का बना होगा वहां से लेके आज तक की कितनी लगी। डिडक्टिव मतलब उल्टा चल रहे हैं,
सेलिंग प्राइस से माइनस कॉस्ट पे आ रहे हैं, कंप्यूटेड वैल्यू कॉस्ट से लेके सेलिंग प्राइस पे आ रहे हैं। तो एक है डिडक्टिव वैल्यू और एक है कंप्यूटेड वैल्यू। हाँ या ना बोलो। अरे आया, बेसिक है, कर लो। अब इसके बाद अपन क्वेश्चन करेंगे, तुमको समझ में आ जाएगा, इसलिए तो मैं कुछ नहीं बोल रहा था अभी तक। ये देखो, ये ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है। टैक्स लगता कैसे है? सबसे पहले एसेसेबल वैल्यू क्या होगी? एसेसेबल वैल्यू, सीक्वेंस से ही फॉलो करना है, ध्यान देना। सबसे पहले क्या होती है? एसेसेबल वैल्यू। उसमें क्या जुड़ती है? बेसिक कस्टम ड्यूटी। क्या जुड़ती है? बेसिक कस्टम ड्यूटी। जैसे कि 100 रुपए लगी, क्या बात समझ में आ रही है? फिर क्या है? सेफगार्ड ड्यूटी। फिर क्या है? सोशल वेलफेयर सेस, सरचार्ज। जब भी सरचार्ज या सेस आए, क्या है? सरचार्ज या सेस, चाहे इनकम टैक्स में चाहे कहीं भी, हमने सरचार्ज या सेस पढ़ा है, वो कौन से अमाउंट पे निकलता है? टैक्स के अमाउंट पे निकलता है। कौन से अमाउंट पे निकलता है? टैक्स के। ट्रांजैक्शन के अमाउंट में कभी सेस नहीं निकलता है ना, जो किस पे निकलता है? टैक्स के। सरचार्ज भी हम किसके अमाउंट में निकालते थे? टैक्स के अमाउंट पे। तो सोशल वेलफेयर सरचार्ज देखो, 10% ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी। तो बेसिक कस्टम ड्यूटी कितनी थी? 100 रुपए। तो उसका 10% लग गया होगा 10 रुपए। याद रखना, SWS हमेशा किस पे लगता है? टैक्स पे लगता है। चार्जेस और सेस हमेशा किस पे लगते हैं? टैक्स पे। फिर एंटी डंपिंग ड्यूटी लग गई, ये टोटल आ गया। बोलो हाँ या नहीं? सारा कस्टम जुड़ने के बाद, सारा कस्टम जुड़ने के बाद तब उसमें क्या आएगा? IGST और IGST सेस। क्या आएगा? IGST और IGST सेस। IGST तो किस पे लगेगा? वैल्यू पे। और सेस किस पे लगेगा? टैक्स पे। सेस किस पे लगेगा? टैक्स पे। तब आपकी आएगी टोटल टैक्स के साथ वाली ड्यूटी। हाँ या ना फटाफट बोलो। तो पहले क्या लगेगी? असेसेबल वैल्यू में क्या लगेगी? बेसिक कस्टम ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी, जो भी और कोई ड्यूटी लगनी है सब लग जाएगी। फिर जुड़ेगा सोशल वेलफेयर सरचार्ज। आखिरी में लगेगी एंटी डंपिंग ड्यूटी। क्या बात समझ में आ रही है? फिर टोटल वैल्यू होने के बाद क्या लगेगा उसमें? जीएसटी, और जीएसटी पे क्या लगेगा? सेस। जीएसटी और जीएसटी पे क्या लगेगा? सेस। आया कि नहीं आया? हाँ ना बोलो। क्या नहीं? अगर होगी तो अब जो जब है, जब जो होगा वो करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन दिया, ये तुम कर लोगे। आओ देखो, कॉस्ट ऑफ मशीन ऑफ द एक्सपोर्टर कितनी थी? 17,500 की। मैं एक मशीन इंपोर्ट करी है, कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी पड़ी? 17,500। इंपोर्ट कर रहे हैं तो किस पे लगेगा? एफओबी की सीआईएफ? तो ये हो गई 17,500। ट्रांसपोर्ट चार्जेस जोड़ देंगे 2,500, ठीक है क्या? हैंडलिंग चार्जेस जोड़ देंगे 200, ठीक है क्या? ये सब क्या हो गया तुम्हारा? कॉस्ट हो गई। ये क्या हो गई तुम्हारी? कॉस्ट। बाइंग कमीशन नहीं जोड़ेगी, पेड बाय द इंपोर्टर, क्योंकि वो क्या है? कमीशन आपने यहाँ पे किसी को अलग से पे किया है, वो सीधे ट्रांजैक्शन से रिलेटेड नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है? फिर क्या जुड़ जाएगा? फ्रेट। क्या जुड़ जाएगा? फ्रेट। अच्छा, आपने शिप से किया है तो आपको कुछ 20% वगैरह चेक करने की आवश्यकता नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है? और असर्टेनेबल है तो वही ले लेंगे। फ्रेट कितना ले लेंगे मुझे बताओ? 2,500। अच्छा, इंश्योरेंस जोड़ा क्या? नहीं। इंश्योरेंस दिया है क्या इनने? नहीं। इंश्योरेंस नहीं दिया तो लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे, हर बार लेंगे। सीआईएफ वैल्यू निकालनी है। कितना लेंगे? तभी तो बताया कितना लगेगा? 1.125% ऑफ दी एसेसेबल वैल्यू। 1.125% ऑफ दी एसेसेबल वैल्यू। देखो एक बार इसमें देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी थी? 17,500। ट्रांसपोर्ट चार्जेस कितने जोड़ दिए? 2,500। ठीक है, हैंडलिंग चार्जेस कितने जोड़ दिए? 200। क्या बात समझ में आ रही है? ये टोटल मिला के एफओबी वैल्यू हो गई फ्री ऑन बोर्ड। क्यों? क्यों फ्री ऑन बोर्ड? यहाँ तक पहुंच, मतलब बोर्ड में चढ़ने तक का सारा खर्चा। हाँ या ना फटाओ? उनकी फैक्ट्री से लेके सी पोर्ट तक का है। हैंडलिंग चार्जेस एट द पोर्ट ऑफ शिपमेंट, जहां का है वहां का है। समझे? अब उसमें क्या जुड़ जाएगा? इंश्योरेंस और फ्रेट। क्या जुड़ जाएगा? इंश्योरेंस और फ्रेट। फ्रेट दिया हुआ है 2,500, और इंश्योरेंस कितना दिया हुआ है? 1.125% ऑफ एफओबी वैल्यू, यानी इसका 20,200 का 1.125%। बाइंग कमीशन नहीं जुड़ेगी। टोटल आ गई तुम्हारी सीआईएफ वैल्यू। हाँ या ना बोलो? तुम्हें सिर्फ वैल्यू निकालने बोली थी, इसलिए तुम्हारा आंसर आया है ये। अब 2297 को किसमें किया है उसने? कन्वर्ट किया है एक्सचेंज रेट पे। कितना? 63.84। तो वैल्यू आ गई 14,63,660। समझे कि नहीं समझे? हाँ या ना बोलो? पक्का? एक बार ये लिख के कर लोगे क्या, कि लिख के करेंगे? कर लोगे? अगला क्वेश्चन लिख के करते हैं। आओ चलो देखते हैं। मिस निशा,
इंपोर्टेड 2500 टन ऑफ गुड्स मटेरियल वैल्यू यूएसडी डॉलर पर 50 टन। 2500 टन का माल खरीदा है 50 पर टन के हिसाब से, तो कितनी वैल्यू का खरीदा है? 2500 इंटू 50 डॉलर्स, अभी भी डॉलर्स में ही है फिगर। 2500 टन और एक टन कितने का है? $50 का। एक टन कितने का है? $50 का। ये एक्सचेंज रेट नहीं है, ध्यान से सुनना। 2500 टन खरीदा है और एक टन कितने का है? $50 का। तो 2500 इंटू 50, ये क्या हो जाएगा आपका? $1,25,000। क्या बात समझ में आ रही है? अभी एक्सचेंज रेट छोड़ दो, बेसिक कस्टम ड्यूटी निकालना है, ओवर एंड अबव एंटी डंपिंग ड्यूटी है, डिफरेंशियल बिटवीन द, ठीक है। मतलब यहाँ पे तुमको सीधे सीधे वैल्यू ना निकाल के टैक्स निकालना है। वैल्यू निकाल के क्या निकालना है? टैक्स। तो क्या करोगे? 2500 इंटू 50 कितना आएगा? इंटू एक्सचेंज रेट 63.84, 79,80,000। ये क्या आ गई? एसेसेबल वैल्यू। क्या आ गई? एसेसेबल वैल्यू। अब इसमें क्या लगेगी? बेसिक कस्टम ड्यूटी 10%। तो 79,80,000 का 10% कितना लग जाएगा? 7,98,000। क्या लग गई तुम्हारी? बेसिक कस्टम ड्यूटी। फिर क्या लगनी है? एंटी डंपिंग ड्यूटी। क्या लगनी है? एंटी डंपिंग ड्यूटी। पर एंटी डंपिंग ड्यूटी के पहले क्या लगेगा? सोशल वेलफेयर सेस। कितना लगेगा? सोशल वेलफेयर सरचार्ज। सोशल वेलफेयर सरचार्ज या सेस किस पे लगेगा? बेसिक दिया है क्या ने? आओ मैं करा देता हूं, रुक जाओ भाई। तुम मुझे फिगर्स बताना, हाँ? चलो देखो, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो। सबसे पहले मुझे बताना वैल्यू, एसेसेबल वैल्यू कितनी है? बताओ मुझे कितनी आई थी अपनी? 2500 टन, 2500 टन इंटू $50 इंटू जो रेट था, क्या रेट था? ये हो गई तुम्हारी एसेसेबल वैल्यू। कितनी है बताओ? 79,80,000। फिर बेसिक कस्टम ड्यूटी बताइए कितनी लगनी है? कितनी लगनी है? 10%। कितनी लगेगी बताओ? 7,98,000। क्या बात समझ में आ रही है? जब भी बेसिक कस्टम ड्यूटी लगे तो उसके नीचे SWS जोड़ दो। कितना? 10% ऑफ BCD। 10% ऑफ BCD कितना हो जाएगा? 10% ऑफ BCD बताओ। 7,98,000 का 10% कितना हो जाएगा मुझे बताओ? 79,800। कितना लग गया? 79,800। क्या लग गया? SWS। अब उसने क्या लगाने बोला? एंटी डंपिंग ड्यूटी, राइट? SWS लग गया। अब टोटल वैल्यू कितनी आ गई है बताओ? 79,80,000 प्लस 7,98,000 प्लस 79,800, तीनों को जोड़ो। ये आ गई टोटल वैल्यू बेसिक कस्टम ड्यूटी और SWS जोड़ के। अब इसमें क्या जोड़नी थी? एंटी डंपिंग ड्यूटी। क्या जोड़नी थी? एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी इनने क्या बोला है अब आपको अंग्रेजी समझनी पड़ेगी, ठीक है? क्या बोला है? देयर वाज एन एंटी डंपिंग ड्यूटी लिवाइड ऑन द गुड्स व्हिच वाज द डिफरेंशियल बिटवीन, डिफरेंशियल बिटवीन क्या? द अमाउंट सो कैलकुलेटेड एज द लैंडेड वैल्यू, बेसिक कस्टम ड्यूटी एंड सेस इज, कितना ये? 1 करोड़। मतलब क्या बोला इनने? जो बेसिक कस्टम ड्यूटी एंड सेस कैलकुलेटेड कितना है? 1 करोड़ इनको कम से कम लेना है। 1 करोड़ इनको कम से कम लेना है। मतलब कम से कम यहां पहुंच के 1 करोड़ का सामने वाले को पढ़ना चाहिए। और पढ़ कितने का रहा है अभी मुझे बताओ? 88,57,800। तो बाकी का अमाउंट किस नाम से ले लेंगे? एंटी डंपिंग ड्यूटी के नाम से ले लेंगे। नहीं समझे कि समझे? उनने वही बोला कि जो जो यहाँ पे नोटिफिकेशन के हिसाब से वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1 करोड़। तो डिफरेंशियल जितना भी होगा वो क्या लग जाएगा? एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो 1 करोड़ माइनस 88,57,800 बताओ? 11 लाख।
ये क्या लग गया तुमको 11,42,200। ये तुमको क्या लग गया बेटा, एंटी डंपिंग ड्यूटी। क्या लग गई, एंटी डंपिंग ड्यूटी। उनने वही निकालने बोला था, कैलकुलेट एंटी डंपिंग ड्यूटी। कितनों को समझ में आया? कहीं पे नोट बना लेना कि बेसिक कस्टम ड्यूटी के बाद हर बार क्या लगाना है, SWS लगाना है। क्या लगाना है, SWS, 10% ऑफ BCD, 10% ऑफ BCD। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं, नहीं तो करप्ट हो जाएगी। हाँ हाँ। एक्सटर्नल इंपोर्ट पान मसाला इनटू इंडिया एंड द CIF वैल्यू इज ₹500। CIF वैल्यू मतलब सब कुछ जोड़ के। द रेट ऑफ टैक्स ऑन पान मसाला, कोड नंबर ये दे दिया है आर, बेसिक कस्टम ड्यूटी इतना, IGST इतना, कंपेंसेशन सेस इतना। बताओ क्या करोगे? पहले क्या है, बेसिक कस्टम ड्यूटी, उसमें क्या जोड़ोगे, SWS। क्या जोड़ोगे, SWS। टोटल वैल्यू आएगी, उसमें क्या लग जाएगा, 28, उसमें क्या लग जाएगा, IGST 28%। बेसिक कस्टम ड्यूटी कितनी लगेगी, 37.5%। यानी 500 का 37.5% क्या लग जाएगा, बेसिक कस्टम ड्यूटी जुड़ गई। फिर ड्यूटी का 10% क्या लग जाएगा, SWS। टोटल वैल्यू आ जाएगी, उसमें क्या जुड़ जाएगा, IGST कितना, 28%। कितना जुड़ जाएगा, 28%। जो IGST का अमाउंट आएगा उस पर 60% क्या लग जाएगा, GST सेस। क्या लग जाएगा, GST सेस। फाइनल वैल्यू बिना देखे कैलकुलेट करो खुद से। कंपेंसेशन सेस जिसमें टोटल वैल्यू पे लग रहा है, 706, सॉरी, हाँ सॉरी, एसेसेबल वैल्यू मतलब जो टोटल वैल्यू आ रही है, जो फाइनल CIF वैल्यू आ रही है, उसका 28% क्या लगा है, IGST, और उसी का 60% क्या लगा है, कंपनसेशन सेस। उसी का 60% क्या लगा है, कंपनसेशन सेस। ये उस पे नहीं लगेगा, ये लगेगा किस पे, CIF वैल्यू पे। ये ऊपर के दो, एक थ्योरी इलस्ट्रेशन छूटा हुआ है, ये होमवर्क है, ये कर लेना, ये बन जाएगा, बेसिक थ्योरी क्वेश्चन है ये। हाँ, 1328.78। समझ गए? अरे हाँ ना बोलो यार। अब एक चीज ये समझो, ये वाला क्वेश्चन तुम खुद से आंसर करोगे। ये वाला क्वेश्चन सुनना, हो गया तो आगे बढ़ू। XYZ Chemicals Limited import machine from ABC Incorporation at USA Boston. The price of the machine was contracted at $12 12,500। प्राइस ऑफ द मशीन कितनी थी, 12,500। एंड द मशीन वॉज शिप्ड ऑन 1 फरवरी 22। 1 फरवरी 22 को मशीन शिप कर दी गई। क्या बात है, 12,500 तय। मीनवाइल XYZ Cabinet renegotiated the price reduction owing to past relationship and this price reduction was agreed by email on 15 फरवरी। 1 फरवरी को माल निकल गया था, 15 फरवरी को क्या हुआ है, रीनेगोशिएट हो गया प्राइस। क्या बात समझ में आ रही है? द मशीन अराइव्ड इन इंडिया ऑन 1 मार्च 22। इंडिया में पहुंची है 1 मार्च 22। असेसिंग अथॉरिटी का कहना है कि जो टैक्स लगेगा, जो कस्टम ड्यूटी लगेगी, वो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस में लगेगी 12,500 पे, ना कि रिड्यूस्ड प्राइस पे। आपको बताना है कौन से प्राइस में लगेगी, खुद से कॉमन सेंस से बताओ किस पे लगेगी। रिड्यूस्ड प्राइस है कि ओरिजिनल प्राइस है? 12,500 ओरिजिनल प्राइस था, रिड्यूस करके नया प्राइस है। ओरिजिनल लगेगा, रिड्यूस लगेगा, रिड्यूस लगेगा। आपको क्या लेनी है, ट्रांजैक्शन वैल्यू। और मैंने बताया बिल ऑफ फाइल करते हैं तो भी फाइल करने पहुंचेंगे, क्या बात समझ में आ रही है? तो अल्टीमेटली पहले जो भी उससे क्या लेना है, ट्रांजैक्शन वैल्यू उस पे लगेगा, यानी रिड्यूस प्राइस पे लगेगा। एंड इट वाज कंटेंटेड दैट द इंपोर्ट्स कंपनी ओनली व्हेन गुड्स बिकम पार्ट ऑफ द कंट्री। यार इन द प्रेजेंट केस द प्राइस वाज म्यूचुअली रिवाइज्ड विद द गुड्स वर स्टिल इन ट्रांजैक्ट। Hence the revised price could be considered for arriving the assessable value, and the same was also indicated under the case Gujarat Heavy Chemicals versus Commissioner of Customs Ahmedabad 2004।
पास रिलेटेड नहीं है, अरे इतना पुराना संबंध है हमारा, इतने साल से बिजनेस कर रहे हैं, कुछ तो कम करो, वो बोला गया है। बात समझ में आ रही है? चलो आ गया समझ में। मेन इंडिया में बिल ऑफ एंट्री फाइल होगा, सारा प्रोसेस हो गया, उसके बाद तो आप तो ड्यूटी भरनी पड़ेगी जो अमाउंट आ गया उस पे, ठीक है। आ जाओ, कंप्यूटर रिपोर्ट ड्यूटी इफ ये तो दिया हुआ है, एक बार देखते हैं, ठीक है क्या। एफओबी वैल्यू इज जीबीपी 18,000, जीबीपी मतलब ग्रेट ब्रिटिश पाउंड, क्या बात समझ में आ रही, जैसे यूएस डॉलर बोलते हैं ना, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड, ठीक है क्या। तो एफओबी वैल्यू कितनी दी है, 18,000। फ्रेट जोड़ोगे, क्या जोड़ोगे, फ्रेट कितना जोड़ोगे, 7,500, पता है फ्रेट तो लेने की जरूरत नहीं है, मतलब वो परसेंटेज वाला। डिजाइन एंड डेवलपमेंट चार्जेस इनकर्ड एट यूके, डिजाइन एंड डेवलपमेंट यूके आर इतना 2500। सेलिंग कमीशन इन इंडिया पेड एट द लोकल इंजन 2% ऑफ एफओबी वैल्यू, ठीक है। अब क्या है, डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री 24 अक्टूबर, रेट ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी इज 20% एंड एक्सचेंज रेट इज 68। डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड, बिल ऑफ एंट्री का फाइल और रेट इनवर्ड का फाइल 20 अक्टूबर, रेट ऑफ बेसिक का 18%, एक्सचेंज रेट इज 70, आईजीएसटी रेट इज 18%, आईजीएसटी रेट इज 18%, इंश्योरेंस चार्जेस कुड नॉट बी असर्टेड मतलब 1.125%। उसके पहले लाइन को पाना चाहूंगा, कहां गई वो लाइन, ये नोट, ये इंपॉर्टेंट नोट, सीबीआईसी नोटिफाइड रेट ऑफ एक्सचेंज इन फोर्स एज ऑन द डेट ऑन विच द बिल ऑफ एंट्री इज फाइल्ड इज व्हाट विल बी अप्लाइड फॉर कंप्यूटेशन ऑफ एसेसेबल वैल्यू। क्या बात समझ में आ रही है, क्या बोला है इसने, जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल हुई है उस दिन का हमको क्या लेना है, एक्सचेंज रेट लेना है। ऑल्सो द अबाउ केसेस कंपेंसेशन सेस इज लिवायबल अंडर जीएसटी एंड हेंस एप्लीकेबल ऑन द सेम बेस दैट इज, ये भी बोल दिया ना, कंपेंसेशन सेस के लिए भी बोल दिया कि कंपेंसेशन किस में लगेगा, एसेसेबल वैल्यू प्लस बीसीडी लाइक आईजीएसटी, मतलब जिस वैल्यू पे आईजीएसटी लग रहा है उसी वैल्यू पे क्या लगेगा, कंपनसेशन सेस लगेगा, उसी वैल्यू पे क्या लगेगा, कंपनसेशन सेस लगेगा। सुन रहे हो हाँ या ना बोलो, नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया। अब एक बार मैं चाहूंगा खुद के कॉमन सेंस से उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, नहीं बनेगा तो मैं कराऊंगा। कौन सा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मार्क कर लेना इसको, मैक्सिमम ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, इससे हैवी नहीं आएगा।
बन रहा है। एफओबी 18,000 हो जाएगी, बोलो हाँ। क्या ऐड होंगे ना, बता रहा हूँ, एक सेकंड रुक जाना। कितना सही है। क्या नहीं लिया? फ्रेट चार्जेस इनकर्ड और 7,500 अज्यूम्ड बाय एयर किया है उनने। अज्यूम्ड बाय क्या कर दिया है? एयर। अब क्योंकि अज्यूम बाय एयर किया है तो मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 20% ऑफ एफओबी। 20% ऑफ एफओबी। हाँ, कितना ले लिया? एक्चुअल ले लिया। कौन सा 4172? ये 20,860 एफओबी जो निकाला है उनने। एफओबी मतलब फ्री ऑन बोर्ड होता है, जो खर्चा वहां पे माल चढ़ाने तक का खर्चा होगा। क्या बात समझ में आ रही है? उसमें डिजाइन एंड डेवलपमेंट, मुझे बस ये कमीशन इन लोग कहीं जोड़ रहे हैं कहीं नहीं जोड़ रहे हैं, बस मुझे एक बार ये चीज चेक करनी है। डिजाइन एंड अगर दिया है कि अलग से हमने पे किया है, मतलब ये इसमें इंक्लूडेड नहीं था। एफओबी का पार्ट है वो। किसका पार्ट है? एफओबी का। ठीक है क्या? लेकिन अलग से दिया है तो क्या अज्यूम करोगे? इंक्लूडेड है कि एक्सक्लूडेड है? ऑब्वियस सी बात है, क्या है? एक्सक्लूडेड है, अलग से ऐड करना पड़ेगा। वहां पे एफओबी वैल्यूज 18,000, हमने और डिजाइन डेवलपमेंट के 2500 और खर्च किए थे, तो ये भी एफओबी में ही आएगा। ठीक है क्या? फ्रेट इनकर्ड नहीं आएगा। सेलिंग कमीशन एट इंडिया पे टू द लीगल एंटिटी 2% ऑफ एफओबी वैल्यू। अब इसका मैं कमीशन का एक बार चेक करना है, एक बार मैं चेक करके आपको बताऊंगा कि क्या सीन होता है। कि बात समझ में 2% ऑफ एफओबी वैल्यू, 2% ऑफ एफओबी वैल्यू, जो भी एफओबी वैल्यू उसका 2% ने क्या जोड़ लिया है? सेलिंग कमीशन। तब जाके फाइनल एफओबी वैल्यू आई है। क्या ये फाइनल एफओबी वैल्यू? फिर उसने फ्रेट कितना लिया? 7,500। क्या लिया? 7,500 या 20% ऑफ एफओबी वैल्यू, विच एवर इज लेस, अज्यूमिंग बाय एयर। अज्यूमिंग बाय एयर तो वो उन्होंने क्या कर लिया? फ्रेट और इंश्योरेंस उसका कितना जोड़ लिया? एफओबी वैल्यू का 1.125%। तो तुम्हारी क्या आ गई? सीआईएफ वैल्यू। फिर उसमें बेसिक कस्टम ड्यूटी निकाली, एसडब्ल्यूएस निकाला, टोटल वैल्यू आ गई। उसमें एक बार आईजीएसटी निकाला 18%। ठीक है। और एक्सचेंज रेट सब किस हिसाब से लेंगे? कौन सी तारीख के हिसाब से लिया होगा उसने? 68 के हिसाब से लिया होगा। 68 के हिसाब से लिया ना? नहीं आया? क्या आया? तो एफओबी निकाले, हाँ ठीक है, फ्रेट निकाल 20 सब जोड़ के। हाँ, फाइनल एफओबी जो आई है उस पर निकाला है ना बेटा। समझ गए? वो उनने एफओबी बोल दिया, वो एफओबी है नहीं। इसको बोल दिया एफओबी, पर क्या वो एफओबी है? नहीं, क्योंकि अगर डिजाइन एंड डेवलपमेंट और कमीशन नहीं जुड़ा हुआ है, बोर्ड में चढ़ने तक के पहले के खर्चे नहीं जुड़े हुए हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है? तो बेसिकली कमीशन को भी मान के चलो वो ऐड ही होगा, अगर वो क्या है कि सामने वाले बंदे को हमने दिया है माल चढ़वाने वगैरह के लिए। क्या बात समझ में? तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। हाँ ना, इंडिया के बंदे को दिया हुआ ना माल चढ़वाने का। इंपोर्ट कैसे होता है पता है? इंपोर्ट का प्रोसेस कैसे होता है? आपके पास एक एजेंट होना चाहिए। आपके पास क्या होना चाहिए? एक एजेंट। अब मान के चलो मैं गया चाइना। चाइना क्या, चाइना से माल उठवाया, बोला कि ठीक है इतना इतना माल है, इतनी इतनी पेमेंट कर दूंगा, चढ़वा दो। अब वही माल चढ़ा के नहीं चढ़ा कैसे पता चलेगा?
वो तो भेज देगा, तुरंत थोड़ी लेके आऊंगा थैले में भर के। क्या बात समझ में आ रही है? मेरा कंटेनर चढ़ेगा ना, कंटेनर 1 महीने बाद चढ़ेगा। जब चढ़ेगा, एक्चुअली मेरा जो भाई है, कजन है मेरा एक, वो एक्चुअली में चाइना में यही काम करता है, उसका ऐसी बिजनेस है इम्पोर्ट का। क्या बात समझ में आ रही है? तो क्या होता है कि वो यहाँ पे एक एजेंट है, जैसे मैं अगर चाइना गया हूँ तो मैं किसको पकड़ूंगा? उसको पकड़ूंगा, भाई मेरे को अलग अलग बायर से मिलवा, वो मेरे को अलग अलग बायर से मिलवाएगा, कपड़े का काम है उसका, तो ये फला फला क्या है, ये लोग बेचते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? मैं उसको कांटेक्ट करूंगा, मैं जाऊंगा, जाके सारी दुकानों में देखूंगा, जो मुझे पसंद आया मैं सैंपल चेक करूंगा, हाँ, ये सैंपल इतना इतना 2 कंटेनर भिजवा लो। कंटेनर मतलब लंबा चौड़ा ट्रांजेक्शन है। क्या बात समझ में आ रही है? अब उस दिन जब वो चढ़वाएगा, वही सैंपल चढ़ा कि नहीं चढ़ा, मैं पेमेंट करूंगा कि नहीं करूंगा, मैं भाग क्या, तो क्या बात समझ में आ रही है? तो बीच में हम लोग के बीच में कौन है? वो एजेंट है। क्या बात समझ में आ रही है? वो एजेंट वहां का भी हो सकता है और वो एजेंट यहाँ का भी हो सकता है। अगर मैं चाइना नहीं किया, मैंने यही किसी बंदे को बोला कि मेरे को माल चाहिए, तो मंगवा दे। क्या बात समझ में आ रही है? उसने यहीं पे मुझे सैंपल दिखाया और मुझे क्या बोला, ये माल को चढ़वा के मंगवा के दूंगा इंपोर्ट ड्यूटी के साथ। क्या बात समझ में आ रही है? तो वहां पे वो ऐसे चलेगा। बात समझ में आ रही है? तो एजेंट कोई भी हो सकता है, यहाँ का भी हो सकता है और वहां का भी हो सकता है। हाँ ना? ये एफओबी वैल्यू टीवी पे 18,000, ठीक है क्या? फ्रंट इनका कितना है? सॉरी, डिजाइन फ्रंट यूके, जो सेलिंग कमीशन है वो 2% ऑफ एफओबी वैल्यू, 2% ऑफ एफओबी वैल्यू। क्या नई एफओबी वैल्यू आपने निकाली है? नहीं, तो ये ओल्ड पे ही निकलेगा। कितने पे निकलेगा? 18,000 पे। किसमें निकलेगा? 18,000 पे। ठीक है क्या? एक क्वेश्चन अपन और करते हैं तो और क्लैरिटी आएगी तुमको। समझ गए ये वाला? चलो इसको स्टार मार्क करो, इसको मैं एक बार फिर से करा दूंगा। सॉरी, एक काम करते हैं ना, इसको 2 मिनट इस क्वेश्चन को होल्ड पे डालते हैं, ये क्वेश्चन मैं फिर से पूरा आपको करवा दूंगा। ये क्वेश्चन करो, ये तुमको बन जाएगा क्या? डिटरमाइन कस्टम ड्यूटी इंक्लूडिंग सेफगार्ड ड्यूटी 20% फॉर गुड्स विद एसेसेबल वैल्यू ऑफ 50 लाख कंसिडरिंग बीसी 10%, आईजीएसटी 18%। ये तो बनना चाहिए। ये वाला करो, वो वाला मैं करा दूंगा फिर से आपको। इसमें निकलता है, ये देखो, सेफ गार्ड, हाँ यही दिखा रहा हूँ ना। एसेसेबल वैल्यू पे निकलेगा बेसिक कस्टम ड्यूटी, ये याद रखना, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ। बेसिक कस्टम ड्यूटी एसेबल वैल्यू पे निकलेगी, सेफगार्ड ड्यूटी एसेबल वैल्यू पे निकलेगी, सोशल वेलफेयर सरचार्ज जो है वो बेसिक कस्टम ड्यूटी पे निकलेगा। ठीक है, ये फॉर्मेट इसको याद रखना। इसको देख के करो, बन जाएगा अगला।
आया क्या आंसर? क्या? डर गया मैंने कहा इतना अलग क्यों आ रहा है, फिर मुझे याद आया मैं अलग चीज खोल के गया था। ये एसेसिबल वैल्यू, बेसिक कस्टम ड्यूटी जोड़ी, एस डब्ल्यू एस जोड़ा, सेफ गार्ड ड्यूटी जुड़ी, टोटल वैल्यू आ गई। क्या बात समझ में आ रही है? याद रखना ये सीक्वेंस, बेसिक एस डब्ल्यू एस के बाद सेफ गार्ड ड्यूटी जुड़ती है। क्या बात समझ में आ रही है? फिर उसने क्या बोल दिया सीधे सीधे, ये आ गई टोटल वैल्यू, आईजीएसटी लग गया और टोटल लग गया। सीक्वेंस मतलब बोलने का मतलब है कौन सी वैल्यू पे क्या निकालना है। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये तुम्हारी टोटल वैल्यू आ गई, ये अमाउंट आ गया 27,20,000। क्लियर है क्या? हाँ या ना बोलो। अरे नहीं आया? एक काम करेंगे, अगर तुम हिम्मत दिखाओगे ना आज, ये कंप्लीट करते हैं, थ्योरी वाला पार्ट तुमको होमवर्क दूंगा और साथ में वो स्कैनर भी लगवा दूंगा। क्या बोलते हो? थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा इसी बहाने। देखते हैं ना अपन कितना क्या हो रहा है, कितना क्या बच रहा है। यहां तक समझ में आया? ये वैल्यूएशन वाला सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका कस्टम का खत्म होता है। वैल्यूएशन वाला सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका कस्टम का खत्म होता है। एक और कॉन्सेप्ट और बताने का बचा है, बाकी फिर सब प्योर थ्योरी है, लेकिन वो भी अपन डिस्कस करेंगे। हाँ या नहीं? क्या हो गया? मतलब समझा नहीं मैं। हाँ, निकाल के दिखाया तो है ने। प्लस होगा ना बेटा, प्लस किया तो है। एसेसेबल वैल्यू 50 लाख आई तेरी, बोलो हाँ। बेसिक कस्टम ड्यूटी 10%, 5 लाख निकाला। फिर क्या निकाला? एस डब्ल्यू एस 10% निकाला। अरे हाँ ना बोलना है यार। फिर क्या निकाला? सेफ गार्ड ड्यूटी 20%, 20% निकाला, 10 लाख रुपए। क्लियर है क्या? जब सारी ड्यूटी जुड़ गई तो उनको वैल्यू करके टोटल कर लिया। कितना कर दिया? 65,50,000। कितना कर दिया? 65,50,000। सुन रहे हो? अब इसमें क्या जुड़ेगा? अब इसमें क्या जुड़ेगा? आईजीएसटी। क्या जुड़ेगा? आईजीएसटी। कितना परसेंट? 18%। ठीक है, हाँ ना, जीएसटी तो प्लस ही होगा ना बेटा, सारे टैक्स प्लस होंगे ना। को एसेसिबल वैल्यू को जोड़े बिना इसको जोड़ा होगा, टोटल ड्यूटी पूछी है ना इनने, तो इन तीनों को जोड़ा होगा। 5,50,000, 5,50,000 प्लस 10 लाख, कितना आ जाएगा बताओ? 15,50,000 प्लस 11,79,000। देखो लॉजिक समझो, अगर सिर्फ टैक्स का अमाउंट पूछा है तो सिर्फ टैक्स टैक्स को प्लस करेंगे। अगर टोटल वैल्यू पूछी है तो ये 50 लाख को जोड़ के लेंगे, तब 27,20,000 आंसर नहीं होगा, 77,20,000 हो जाएगा। 50 लाख और जुड़ जाएगा। आई क्या बात समझ में? पूछा क्या है? अगर टैक्स का अमाउंट पूछा है तो आंसर है 27,20,000। टोटल वैल्यू इंक्लूडिंग कस्टम ड्यूटी पूछी है तो 27,29,000। समझ गए? हाँ या ना बोलो। अरे आया कि नहीं आया? एक सेकंड ना, बस एक जरूरी। चलो हो गया, डन। आ जाओ, आगे बात करते हैं हम, सुन लो।
एग्जेम्पशन एक चीज भी तुमको सिखानी थी लेकिन बाद में सिखाऊंगा। चलो पहले क्या है, एग्जेम्पशन अंडर जीएसटी एक्ट। क्या है क्या है क्या है? एग्जेम्पशन अंडर जीएसटी एक्ट। ये मैं चाहता हूं एक बार पूरा रीड कर लो, कुल मिला के क्या लिखा हुआ है। चलो मैं रीड ही कर देता हूं। इफ द सेंट्रल बहुत तेज पढ़ूंगा, देखते कौन पकड़ पाता है। ठीक है। इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाइड दैट इट इज नेसेसरी इन द पब्लिक इंटरेस्ट टू डू सो, इट मे बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजेट exempt generally or subject to such condition as may be specified in the notification, which would need to be fulfilled before after clearance of goods on the specified description from the whole or any part of the custom। होल और एनी पार्ट ऑफ द कस्टमर। कुल मिला के जिसको चाहे सरकार क्या कर सकती है, एग्जेम्प्ट कर सकती है। इट मे बी स्पेशल ऑर्डर एग्जेम्प्ट फ्रॉम ड्यूटी एनी गुड्स ऑन विच ड्यूटी इज लेवेबल ओनली अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस फॉर द न्यू ड्यूटी इज टू बी कलेक्टेड इफ द अमाउंट ऑफ ड्यूटी लेवेबल इज लेस देन और इक्वल टू INR 100 रुपए। 100 रुपए से कम क्या ही लोगे। बोथ द जनरल एंड स्पेसिफिक एग्जेम्पशंस मेंशन्ड अबव मे बी ग्रांटेड बाय प्रोवाइडिंग for the levy of duty at the rate expressed in a form which is differential from the statutory rate। कुल मिला के सरकार या तो फुल एग्जेम्पशन दे सकती है, या तो पार्शियल एग्जेम्पशन दे सकती है, जनरल एग्जेम्पशन दे सकती है, या कंडीशनल एग्जेम्पशन दे सकती है। हाँ या ना फटाफट बोलो यार, ये सब खुद पढ़ोगे, मैं नहीं बता रहा हूँ अभी। ठीक है, बेसिक बातें। कस्टम ऑफिसर क्या क्या कर सकते हैं। अच्छा पहले एक वेयर हाउसिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ लो। पहले वेयर हाउसिंग का कॉन्सेप्ट कहाँ है? ये है वेयर हाउसिंग का कॉन्सेप्ट। आ जाओ। एक वेयर हाउसिंग इंपॉर्टेंट होता है, एक बैगेज इंपॉर्टेंट होता है, एक वैल्यूएशन। बैगेज मैंने कल आपको पढ़ा दिया था, बोलो हाँ। ठीक है, बैगेज के क्वेश्चंस आ सकते हैं, अभी बैगेज के क्वेश्चन करा दूंगा। ड्यूटी ड्रॉबैक भी इंपॉर्टेंट होता है, ड्यूटी ड्रॉबैक बताना पड़ेगा भी आपको। ठीक है, आ जाओ। बाकी सब फिर थ्योरी है, डिमांड एंड रिकवरी वो सब बेसिक थ्योरी है, वो तुम कर सकते हो। आ जाओ यहाँ पे। वेयर हाउसिंग क्या होता है, बोलूं वेयर हाउसिंग। हेलो हेलो हेलो, व्हाट इज वेयर हाउसिंग, सुनना ध्यान से। अब मैंने ना गुड्स इंपोर्ट किए, मैंने क्या किए, गुड्स इंपोर्ट। इंडिया में आ गए गुड्स से, ऐसा नो, मुझे ड्यूटी कब भरनी पड़ेगी, जब मुझे उसको फॉर होम क्लियरेंस करना है। क्या करना है, होम क्लियरेंस। होम क्लियरेंस मतलब क्या, क्या होता है वेयर हाउसिंग? कुछ समय आप कहां पे रख सकते हो, वेयर हाउस पे रख सकते हो। कहां पे, ये कस्टम डिपार्टमेंट का ही क्या होता है, वेयर हाउस होता है। क्या बात सर, यहाँ पे आप कस्टम ड्यूटी में ही रख सकते हो। टैक्स कब लगेगा, जब यहाँ वेयर हाउस से निकालोगे तब लगेगा। अगर 6 महीने बाद गुड्स का यूज है तो 6 महीने तक वेयर हाउस में रख दो, किराया भरना पड़ता है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, एक उसकी दो डॉक्यूमेंट्स के नाम दिए होंगे, इनबाउंड और आउटबाउंड, जो भी डॉक्यूमेंट भरना पड़ता है वेयर हाउसिंग के लिए, बस वही बोला है। पब्लिक बॉन्डेड वेयर हाउस, private bonded warehouse, these are owned and managed by the government। ठीक है, only dutiable goods can be warehoused therein। availability of sales certificate from the warehouse keeper would be required। a double duty bond would be also be required to the furnished for deposit of goods। also the person seeking warehousing would need to pay rental warehousing charges to warehouse keeper। these are owned and managed by the private entities। these are generally allowed when the public bonded warehouses are available। ओनली ड्यूटेबल गुड्स कैन बी वेयर हाउस देयर इन। अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस सर्टिफिकेट उसमें भी लगेगा, डबल ड्यूटी बॉन्ड उसमें भी लगेगा। क्या बात समझ में आ रही है? बस वही बताया है उनने, हाँ या ना फटाफट बोलो, हाँ या ना। ये हो गया तुम्हारा वेयर हाउसिंग का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब क्या है इसके बाद, बैगेज रूल्स पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे अपन ने? एक आदमी कितना सोना लेके जा सकता है, याद है ना तुमको? कितना लेके जा सकता है बताओ? एक बार ये क्वेश्चन देखो, मिस्टर राम एन इंडिया एन एंटरप्रेन्योर वेंट टू लंदन टू एक्सप्लोर। अच्छा ये रिवाइज करता हूँ, क्या बोला है, ये रिवाइज कराऊं। एन इंडियन रेसिडेंट और अ फॉरेनर, इंडियन रेसिडेंट या फिर फॉरेनर, ठीक है, रिसाइडिंग इन इंडिया, जो नॉर्मली इंडिया में रहता है, ठीक है, और अ टूरिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन। कुल मिला के कौन कौन आ गया, इंडिया बंदा, इंडिया का रेसिडेंट, इंडिया का बंदा, इंडिया का रेसिडेंट, इंडियन रेसिडेंट और अ फॉरेनर रिसाइडिंग इन इंडिया, जो फॉरेनर है जो इंडिया में ही रहता है। क्या बात समझ में आ रही है? या तो टूरिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन। कुल मिला के इंडिया के ओरिजिन के लोगों के लिए बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है? नेपाल भूटान से नहीं आ रहे हो, कहीं और देश से आ रहे हो, नेपाल भूटान म्यांमार छोड़ के, तो आपका कितना ड्यूटी फ्री बैगेज अलाउड कितना है, 50,000। 50,000 के ऊपर क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा। फॉरनर हो, गोरे हो, क्या बात समझ में, फॉरनर हो, गोरे हो, तो 15,000 तक क्या हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा। उसके बाद क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा। एनी पैसेंजर रिसाइडिंग अब्रॉड फॉर मोर देन 1 ईयर, विदेश में 1 साल से ज्यादा रहे हो, तब आ रहे हो इंडिया, और क्या लेके आ रहे हो, सोना। क्या लेके आ रहे हो, सोना। 1 साल से कम रहे हो तो पूरा टैक्स लगेगा। क्या बात समझ में? 1 साल से ज्यादा रहे हो तो 20 ग्राम या मैक्सिमम 50,000 तक का सोना क्या है, लाना अलाउड है। लेडी के लिए 40 ग्राम या 1 लाख तक का सोना क्या है, अलाउड है। नहीं समझे क्या, है ना? पुरुष आया, पुरुष गया,
पुरुष आया 1 साल के अंदर सोना लेके आया, क्या लगेगा? टैक्स। महिला गई, महिला आई, टैक्स ले सोना लेकर आई तो क्या लगेगा? टैक्स। पुरुष गया 1 साल रहा फिर आया तो कितना बेनिफिट मिलेगा? 50,000 या 20 ग्राम। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक, अरे हाँ दीदी पता है गोल्ड महंगा हो गया, क्यों गुस्सा हो रही हो? ठीक है क्या? ठीक है। और अगर गया और वापस आई लेडी, 1 साल बाद वापस आई तो कितना लगेगा? 40 ग्राम या 1 लाख, विच एवर इज लेस। सब टैक्स भरो, का फालतू बात है। हाँ वही तो, क्या मतलब, क्यों करना है ऐसा? मिस्टर राम एंड मतलब वेंट टू लंदन टू एक्सप्लोर न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। लंदन गया बेटा, ठीक है, 1/4/20 को गया। कब गया? 1 अप्रैल 20 को। उसकी बीवी नहीं मानी, वो भी आ गई। वाइफ आल्सो जॉइंड इन लंदन ऑन 1 दिसंबर 20, ठीक है। 1 अप्रैल 20 को गया था बेचारा, से अप्रैल से दिसंबर तक रहा, नवंबर तक रहा। अप्रैल से कितने महीने रहा? नवंबर। 3-4 महीने उसने खूब मजे किए लंदन में, उसकी बीवी पीछे पीछे आ गई। द फॉलोइंग लेटर सबमिटेड बाय देम, अब उसको वापस लेके आ गई। देखो कब? 30 अप्रैल को। कब बेटा? 30 अप्रैल को। 1 अप्रैल को वो गया था, 1 दिसंबर को वो पहुंची, ठीक है। बेचारों को 30 अप्रैल में वापस आना पड़ गया, 3-4 महीने में ही। हाँ या ना? ठीक है। यूज फॉर पर्सनल इफेक्ट 95,000 के पर्सनल इफेक्ट्स लेके आइए। बताओ बेटा बताओ, क्या होगा? टैक्स लगेगा कि एग्जेप्ट रहेगा? पर्सनल इफेक्ट तो क्या रहता है? एग्जेम्प्ट। कल पढ़ा था पर्सनल इफेक्ट क्या रहता है? एग्जेम्प्ट। फुल्ली एग्जेम्प्ट चार्ट भी बनवाया मैंने। फिर क्या है? अब म्यूजिक सिस्टम वर्थ 34,000, म्यूजिक सिस्टम वर्थ 34,000 क्या रहेगा? चार्ट बनवाया था नहीं बनवाया था पर्सनल इफेक्ट? मैंने बनाया था, तुम लोगों ने बोला नहीं है नहीं है, तो फिर तुम लोगों ने बना। चलो यार रुक जाओ यार, ये बताओ पहले। म्यूजिक सिस्टम 34,000, म्यूजिक सिस्टम 34,000 क्या होगा बताओ? क्या हो जाएगा? लग जाएगा। क्यों लग जाएगा? ज्वेलरी, रुक जाओ अभी म्यूजिक से पता चलेगा तुमको। ज्वेलरी ब्रॉड बाय मिस्टर राम 44,000, एंड ज्वेलरी ब्रॉड बाय वाइफ वर्थ 25,000। बताओ क्या होगा? 44,000 25,000 क्या होगा? हाँ तो एक देखो ना 1 साल के अंदर है कि नहीं। गुस्सा क्यों कर रहे हो? लड़का 1 अप्रैल 20 को गया था, 30 अप्रैल को आया है, फेंक दे सब। 1 साल हो गया है, 1 साल हो गया है तो क्या हो जाएगा? लड़के को एग्जेम्पशन मिल जाएगी 50,000 तक की। क्या समझ में? कुछ नहीं आएगा। महिला को पूरा टैक्स लग जाएगा क्योंकि वो 1 साल नहीं रुकी है। कैसे? म्यूजिक सिस्टम पे लग जाएगा क्योंकि वो भी पर्सनल इफेक्ट में ही आएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा मतलब। देखना पड़ेगा मुझे, म्यूजिक मुझे भी देखना है। एज पर बैगेज रूल इन केस ऑफ पैसेंजर अदर देन टूरिस्ट देयर इज नो कस्टम ड्यूटी ऑन यूज पर्सनल इफेक्ट्स एंड जनरल फी अलाउंसेस इज 50,000 पर पैसेंजर, दस द ड्यूटी इज स्टिल नील फॉर पर्सनल इफेक्ट्स एंड म्यूजिक सिस्टम। मतलब जनरल अलाउंस कितना है? 50,000, म्यूजिक सिस्टम अलाउंस के कारण नहीं लगा। समझे क्या बोल रहा हूँ? अभी समझाता हूँ। कल कहाँ बनाया था यार मैंने, तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा कर दिए। कौन सा? हाँ फिर से इंडियन रेसिडेंट, इंडियन टूरिस्ट, ठीक है, एन इंडियन रेसिडेंट फॉरेनर रिसीविंग इंडियन टूरिस्ट फॉर इंडियन ओरिजिन, ठीक है। क्या कितना ला सकती है? कितना मिल रहा है इनको? ड्यूटी फ्री अलाउंस कितना है? 50,000 रुपए। ड्यूटी फ्री अलाउंस कितना है? 50,000 रुपए। क्या बात समझ में आ रही है? पैसेंजर रिसाइडिंग इन अब्रॉड, पैसेंजर रिसाइडिंग इन अब्रॉड, वो गोल्ड के लिए ये लिमिट है। गोल्ड के लिए क्या है? ये लिमिट है। ड्यूटी फ्री अलाउंस मतलब क्या रहता है? बाकी चीजों के लिए, जिसमें वो आ गया पर्सनल अलाउंस और पर्सनल इफेक्ट और म्यूजिक सिस्टम किसके अंदर आ गया? 50,000 के अंदर। क्या बात समझ में आ रही है? पर्सनल इफेक्ट और वो म्यूजिक सिस्टम किसके अंदर आ गया? इसके अंदर। बात समझ में आ रही है? पर्सनल इफेक्ट नहीं है, 50,000 के अलाउंस के अंदर आ गया। क्या आ गया? 50,000 के। देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो, रुक जाओ, मैं वही चार्ट ही ढूंढ रहा था अपना, मुझे मिल जाता। कल बनाया था ना मैंने, अब कहाँ बनाया था, कौन ढूंढेगा? अरे यार खुदा ही जाने कब बनाया, क्या बनाया। ये है क्या? ये है तो, ये तो है, ये देखो ना। पर्सनल इफेक्ट, एक लैपटॉप, ट्रैवल सोवरेन, ये सब क्या है? एग्जेम्प्ट। पक्का। अब क्या है? अदर आर्टिकल्स। अदर आर्टिकल्स के लिए ये है जनरल अलाउंस कितना है? 50,000 और 15,000। बाकी सारे आर्टिकल्स के लिए ये भी मिला के, कौन कौन से? कार्टलेज, सिगरेट, सिगार, ये सब मिला के किसमें? इसके अंदर आ जाएगा। और इसके अंदर नीचे एक अदर आर्टिकल्स भी था, बोलो हाँ या नहीं? बाकी सब के लिए क्या लगेगा? एनेक्जर 1। क्या लगेगा? एनेक्जर 1। एनेक्जर 1 में क्या था? बनाया था नहीं बनाया था? से ज्यादा, 50 से ज्यादा कार्टलेज चाहिए वो। क्या बात समझ में आ रही है? और बेसिकली
इसमें गोल्ड वाला, मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है जो गोल्ड के लिए लिमिट है वो स्पेसिफिक है, गोल्ड के लिए लिमिट जो है वो क्या है बेटा, स्पेसिफिक है। सुन रहे हो, गोल्ड के लिए लिमिट क्या है, स्पेसिफिक है। ये जो चीज है 50 और 15 मिल जाएगा, पर वो लिमिट गोल्ड में नहीं लगेगी। क्या बात समझ में, वो किस में नहीं लगेगी, गोल्ड में। क्या बात समझ में आ रही है? तो अब वो जो बंदा आया है, वो जो बंदा आया है, कहां गया, यही था। टैक्स लगेगा, टैक्स लगेगा। However, the additional duty-free allowance, that is jewelry allowance, is applicable to non-tourist passenger of Indian origin who had stayed abroad for a period exceeding 1 year. The additional jewelry allowance is as follows. However, the additional duty-free allowance, ये कितना का था, 34. As per the baggage rules, in case of passenger under the tourist, there is no custom duty on use of personal effects and general free allowance, that is 50,000 per passenger. 50,000 per passenger. Thus, the duty liability is nil for the personal effects and music system. उनकी duty liability क्या है, nil है। क्या बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही, नहीं आ रही, नहीं आ रही? क्या बेटा? हम्म हम्म किसमें? हम्म बेटा अबे तुम लोग समझ ही नहीं रहे हो, ये समझो। पर्सनल इफेक्ट एक अलग चीज है, अदर आर्टिकल्स अलग चीज है। बात समझ में आ रही है? पर्सनल इफेक्ट फुल्ली एग्जैक्ट। बताओ बेटा, ड्यूटी ड्रॉबैक क्या होगा? आपने कोई कुछ इंपोर्ट किया, आपने कोई कुछ क्या किया, इंपोर्ट। इंपोर्ट करने में आपने इंपोर्ट ड्यूटी भरी, क्या भरी, इंपोर्ट ड्यूटी। और फिर उसी गुड पे कुछ हल्की सी प्रोसेसिंग करने आपने उसको क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। क्या कर दिया, एक्सपोर्ट। तो सरकार बोलती है इंपोर्टेड गुड्स को एक्सपोर्ट करने में हम आपको ड्यूटी का फायदा देंगे, जितनी ड्यूटी आप पे लगाई थी वो ड्रॉबैक हो जाए कि। क्या बात समझ में आ रही है? ये होता है ड्यूटी ड्रॉबैक। एक बार फटाफट रीड करूंगा, सिर्फ रीडिंग वाला पैच है, कुछ नहीं है, ठीक है। ड्यूटी ड्रॉबैक इज एनेबल टू एक्सपोर्टर टू ऑब्टेन रिफंड ऑफ द इंपोर्ट ड्यूटीज, refund of the import duties paid on imported goods which are meant for re-exportation or inputs which are processed for use in manufacture of final products which are exported। आपने कोई माल खरीद के एक्सपोर्ट कर दिया, या तो इनपुट्स के में यूज एज एन इनपुट यूज किया, चिप विप मंगाई, मोबाइल बनाया, मोबाइल एक्सपोर्ट कर दिया, तो जितना आपने एक्सपोर्ट के लिए यूज किया उसका आपको क्या मिल जाएगा, ड्यूटी ड्रॉबैक। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज empowered to grant duty drawback इस सेक्शन 74-75। the benefit is available not only on the re-export of goods, re-export on the duty paid goods, but also on imported material used in manufacture of goods which are exported. These goods should be entered for export within 18 months। मंगाया 6 महीने के अंदर अंदर क्या करो, उसको वापस से एक्सपोर्ट कर दो। ये नहीं कि रखे हुए 3 साल तक करते ना करते ना, अभी करते ना, ऐसे नहीं, 18 महीने तक। द प्रोसीजर इज अंडर एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट द एक्सपोर्टर shall endorse the shipping bill to the proper custom officer। Necessary forms like ARE1 are submitted। Custom officer makes an order permitting clearance of the exportation। If an amount of duty, if an amount of drawback and interest paid to the exporter turns out to be higher than what he is eligible to, this amount would have to be repaid back to the custom authorities। क्या मतलब है इसका बताओ? If the amount of drawback and interest paid to the exporter turns out to be higher than that what he is eligible to, मतलब जितना उसका है उससे ज्यादा अमाउंट आ रहा है, the amount would have to be repaid back to the custom authorities। if there is a drawback which is made to an exporter who eventually cannot realize the invoice export proceeds within the periods of FEMA, such drawback could be recovered from the exporter। तुमने पढ़ा होगा ना FEMA, पढ़ा है FEMA, रिपैट्रिएशन पढ़ा होगा उसमें, ठीक है। अगर रिपैट्रिएशन टाइम से आपने नहीं किया तो जितना ड्यूटी ड्रॉबैक मिला था उसको वापस पे लिया जाएगा, मतलब ले लिया जाएगा। हाँ या ना बोलो? अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट मिल गया तो वो आपको इन कस्टमर अथॉरिटी, अभी आपने ड्यूटी ड्रॉबैक लिया, ठीक है, क्या जितना आप एलिजिबल थे उससे ज्यादा आपको अगर मिल गया है, क्या बात समझ में, और एलिजिबल आप कम के लिए थे, तो एक्सेस अमाउंट आपको क्या करना पड़ेगा, कस्टम अथॉरिटी को रिफंड करना पड़ेगा, ठीक है। एन एक्सपोर्टर कुड ऑप्ट फॉर ड्रॉबैक एज पर ऑल इंडस्ट्री रेट on the brand rate। The AIR are fixed annually by the director of drawback, but the
ब्रांड रेट्स आर फॉर स्पेशल प्रोडक्ट्स, मतलब एक AIR रेट है जो सरकार ने तय कर दिया जिस बेसिस में क्या होता है, ड्यूटी ड्रॉबैक होता है। वेयर गुड्स आर नॉट पुट इनटू यूज आफ्टर इंपोर्ट, 98% of the duty drawback is admissible under section 74 of the Customs Act. In cases where goods have been put to use in or use after import, duty is granted on sliding scale basis depending upon the extent of use of goods. मतलब goods आए, बिना यूज किए सीधे क्या कर दिया, इंपोर्ट कर दिया, सीधे बिना यूज किए सीधे क्या कर दिया, इंपोर्ट कर दिया, 98% क्या हो जाएगा, आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा। नो ड्यूटी ड्रॉबैक इज अवेलेबल इफ गुड्स आर एक्सपोर्टेड 18 months after the import. Application of duty drawback is required to be made within 3 months from the date of export of goods, which can be extended up to 12 months subject to the condition. मतलब क्या बोला है, application of duty drawback is applied to be made within 3 months from the date of export. आपने मंगाया goods, यूज किया या नहीं यूज किया, आपने एक्सपोर्ट कर दिया, मैक्सिमम कितने समय तक करना है, 18 महीने के अंदर क्या कर देना है, एक्सपोर्ट कर देना, मैक्सिमम 18 महीने के अंदर क्या कर देना है, एक्सपोर्ट कर देना है। और एक्सपोर्ट होने के कितने महीने तक, 3 महीने के अंदर या 12 महीने, 3 महीने के अंदर आपको क्या कर देना है, इंटीमेशन दे देना है कि मुझे मेरी ड्यूटी वापस चाहिए, मुझे ड्यूटी क्या चाहिए, ड्रॉबैक चाहिए। ठीक है, देयर इज अ डिस्टिंक्ट बिटवीन 74 and 75 Customs Act. Section 74 Customs Act comes in operation when articles are imported and thereupon exported. Such articles being easily identifiable. Section 75 comes into operation when imported materials are used in manufactured goods which are exported. मतलब अगर आपने इंपोर्ट किया और डायरेक्ट एक्सपोर्ट किया, फाइनल गुड इंपोर्ट किया और फाइनल गुड ही क्या किया, एक्सपोर्ट किया, क्या लगेगा, सेक्शन 74, क्या लगेगा, सेक्शन 74। लेकिन अगर आपने इंपोर्ट किया रॉ मटेरियल, उसको यूज किया फिनिश गुड में और फिर फाइनल गुड को इंपोर्ट किया, एक्सपोर्ट किया है, तो क्या लग जाएगा, सेक्शन 75, क्योंकि 74 सीधे डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल होता है। अब मैं ये मोबाइल एक्सपोर्ट कर रहा हूं, बोल रहा हूं इसके अंदर चिप इंपोर्टेड है, तो वो स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइबल नहीं है, उसके लिए फिर अलग प्रोसेस होता है। ये मैंने, इफ द गुड्स वर पोजेशन ऑफ इंपोर्टर दे माइट बी ट्रीटेड एज यूज्ड बाय द इंपोर्टर एज पर द रूल्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, परसेंट ऑफ ड्रॉबैक इज बिलो। अगर आपने 3 महीने तक यूज किया है तो 95%, 3 महीने से 6 महीने तक यूज किया तो कितना मान ली जाएंगे, 85%, 6 महीने से 9 महीने तो कितना हो जाएगा, 75%, 9 महीने से 12 महीने तो कितना हो जाएगा, 70%, मोर देन 12 महीने इतना, ये इतना, मोर देन 18 महीने नील, क्योंकि 18 महीने तक आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट कर देना है। अच्छा, आपने रखा रहा अपने पास तो भी क्या मान लिया जाएगा कि आप यूज कर रहे थे, क्या बात समझ में, आपने अपने पास रखा रहा तो क्या मान लिया जाएगा कि आप यूज कर रहे थे। अच्छा, यूज पर क्वांटिटी ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर, वही बता दिया उन्होंने, यूज पर क्वार्टर ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर 4%, सेकेंड ईयर 3%, थर्ड ईयर 2.5% और 4%, ये यूज पर क्वार्टर। अच्छा, अगर आपने एक ही क्वार्टर यूज किया, पूरे ये एक साल में 95% मिल रहा है, 3 महीने का 95% मिल रहा है, बात समझ में आ रही है। तो अगर 3 महीने आपने ऐसे किया कि 6 महीने 9 महीने, अगर बीच का कोई क्वार्टर का पीरियड है, यूज पर क्वार्टर ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर कितना है, 4% रिड्यूस हो रहा है। सेकेंड ईयर का पर क्वार्टर कितना हो रहा है, 3%, लेकिन ये कुछ और है, एक सेकेंड रुकना। ठीक है, फिर क्या बोला है, द कस्टम एक्ट 90 lays down the certain limitation and condition for duty drawback. No duty drawback shall be allowed where duty drawback amount is less than 50 रुपया, लेने वापस मत आ जाना, आएगा भी कोई क्यों। The duty drawback exceeds 1/3 of the market price of the export product। मतलब आपने माल इंपोर्ट किया, आपने माल एक्सपोर्ट किया, क्या बात समझ में आ रही है, एक्सपोर्ट का जो प्राइस है उसके 33% से ज्यादा, यानी 1/3 से ज्यादा क्या आ रहा है, आपका ड्यूटी ड्रॉबैक आ रहा है। ये कोई बात हुई क्या, आपने मान के चलो 1 लाख का माल एक्सपोर्ट किया, 1 लाख का माल एक्सपोर्ट किया और इंपोर्ट ड्यूटी कितनी ड्रॉबैक लेने आ गए हो, 35,000 रुपए, कितनी है, 40,000 रुपए, यानी 1/3 से ज्यादा तुम क्या करने आ गए हो, 1/3 से ज्यादा तुम क्या करने लेके आ गए हो, ड्यूटी ड्रॉबैक लेने आ गए हो, किसका, मार्केट प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट का। बात समझ में आ रही है, मैंने कोई चीज इंपोर्ट करी, उस पर टैक्स भरा, अब मैंने उसको एक्सपोर्ट करी, उस पे मैं इंपोर्ट पे क्या मान रहा हूं, ड्यूटी ड्रॉबैक मांग रहा हूं, यहां तो समझ में आ रही है। लेकिन जितने में मैंने एक्सपोर्ट करी है उसके 1/3 से ज्यादा मैं क्या मांग रहा हूं, ड्यूटी ड्रॉबैक मांग रहा हूं। क्या बात समझ में आ रही, मैं क्या बोल रहा हूं, भैया मैंने 50,000 का कोई सामान खरीदा था, उस पर 50,000 का मैंने टैक्स भरा है, फॉर एग्जाम्पल ड्यूटी भरी है 50,000 में, 50,000 क्या भरी है, ड्यूटी भरी है। अब मैं उसको क्या कर रहा हूँ, 90,000 में एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, 90,000 में एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, 90,000 में एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, मुझे 50,000 क्या दे दो, ड्यूटी ड्रॉबैक दे दो, भाई यहाँ से नहीं मिलेगा। क्या बात समझ में आ रही है, मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, 1/3 से ज्यादा एक्सपोर्ट प्राइस के 1/3 से ज्यादा ड्यूटी ड्रॉबैक अमाउंट एक्सीड्स 1/3 ऑफ द मार्केट प्राइस ऑफ द एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट। एक्सपोर्ट प्रोडक्ट जो है उसके मार्केट प्राइस के 1/3 ज्यादा का ड्यूटी ड्रॉबैक
ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। द ड्यूटी ड्रॉबैक अमाउंट इज लेस देन 1% ऑफ एफओबी value of export. The duty drawback amount is less than 1% of the FOB value of export, except where the amount of duty drawback per shipment exceeds 500. क्या बोला है? एफओबी वैल्यू से 1% से कम का है। एक दो तरीके, एक चुटर पुटर अमाउंट नहीं दे रहे, एक बहुत बड़ा अमाउंट नहीं दे रहे। सुन रहे हो क्या? एक चुटर पुटर अमाउंट नहीं दे रहे और एक बहुत बड़ा अमाउंट नहीं दे रहे, तो छोटा है, 1% से कम के एफओबी वैल्यू मत आना। वेयर द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट गुड इज लेस देन द वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड मटेरियल, जितने का माल इंपोर्ट किया और उससे कम का क्या कर रहे हो? एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो साले नुकसान में एक्सपोर्ट कर रहे हो, क्या नहीं मिलेगा। क्या बात समझ में आ रही है? द ड्यूटी नीड टू पेड विद इन 1 मंथ, इफ नॉट पेड इंटरेस्ट इज पेबल क्लेमेंट एट अ स्पेसिफाइड रेट। सरकार को 1 महीने के अंदर क्या करना है? आप जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स फाइल करोगे 1 महीने के अंदर आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाना चाहिए, नहीं मिला तो इंटरेस्ट मिलेगा। ऑल्सो अ ड्रॉबैक हैज बीन पेड टू द claimant in excess what is eligible, the dominant claim has the time period of 2 months to repay the excess। वही बोल रहा था, जो excess मिला उसको क्या करना पड़ेगा? रीपे करना पड़ेगा 2 महीने के अंदर, वरना इंटरेस्ट लग जाएगा। हाँ या ना बोलो। ये दिया है, एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट द एक्सपोर्टर शैल एंडोर्स द शिपिंग बिल टू द प्रॉपर कस्टम ऑफिसर, नेसेसरी फॉर्म्स AIR1 will be submitted, custom officer makes an order permitting clearance of exportation. If amount of drawback and interest paid to the exporter turns out to be higher than what he is eligible to, this amount would have to be repaid back to the custom authority। एक्स्ट्रा है तो उसको क्या करना पड़ेगा? कस्टम अथॉरिटी को वापस करना पड़ेगा। If there is a drawback which is made to an exporter who eventually cannot realize the invoice, मतलब repatriate नहीं कर पाया, तो उसको क्या कर लेंगे? वापस कर लेंगे। ये पूरा इनने क्या बता दिया? एक तरीके से समरी बता दी, किसकी? ड्रॉबैक की। किसकी समरी बता दी? ड्यूटी ड्रॉबैक की। हाँ या ना बोलो। नहीं आया कि आया? ये कॉन्सेप्ट आपका किसका खत्म होता है? ड्यूटी ड्रॉबैक का। किसका कॉन्सेप्ट खत्म होता है? ड्यूटी ड्रॉबैक का। समझ आया कि नहीं आया? दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब बची थ्योरी, डिमांड रिकवरी, कन्फिस्केशन ऑफ गुड्स, रिफंड, मिसलेनियस। ये पूरी थ्योरी है। आओ तुमको मजेदार चीज दिखाऊं अब, जो मैंने सोचा बताने के लिए। क्या बोल रहा है? ट्रांसपोर्टेशन बस बताना बचा है थोड़ा सा, बाकी सब थ्योरी है, सभी थ्योरी है। ये टाइप्स ऑफ पोर्ट्स में बता दूंगा अभी। आओ देखो, एक चीज में पहले तुम लोगों को थोड़ा सा दिखाता हूँ। तुमको अभी जैसे गंदा पैराग्राफ पढ़ना है। गंदा पैराग्राफ कौन सा पढ़ना है? ये वाला ना, कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स। चैट जीपीटी यूज करते हो तुम लोग कभी? पूरा थ्योरी पढ़ने के लिए करते हो? जब पता है कि एकदम ही खराब है, कि मतलब बिल्कुल टाइम वेस्ट वाली चीज है, कि एक बार सिर्फ नजर ही मारनी है अपन को, तो इसको करो। अरे यार, जब मैं तुम लोग को बताने जाता हूँ तभी ऐसी बदतमीजी होती है। वो होता है ना, पंखा खराब होता है, बनाने वाला आता है तो चलने लग जाता है। ऐसे ही होता है ना हर बार, सबके साथ यही होता है। एसी कुछ भी खराब हो तो बोले सही तो चल रहा है, बोले साले मन करता मशीन को मारो। कहा तू डरती है क्या इससे? बताना कहा दिक्कत है तेरे को, नहीं तो जैसे ही वो आया तो चलना मत, चलने एकदम सही चलने लग जाएगी। कल रात को बताया ना, एसी नहीं चल रहा, तो मैं सुबह उठ के चेक, मैं सोचा एसी वाले को फोन लगाऊं, मैंने कहा लोग चला के देखता हूँ, चलाया चल गया। अब फिर रात को नहीं चलेगा, देखना मैं श्योर हूँ, दिन भर चलेगा सही बेहतरीन, क्योंकि पता है खराब हुआ तो बनाने वाले को बुला लेंगे। ठीक है, ये क्या है? इतनी कहानी अपन ने डाली और क्या बोला? गिव समरी ऑफ अबाउ इन पॉइंट्स। अभी तो मैंने बहुत अच्छे से वो नहीं दिया कमांड। इसने तो उतना ही लिख दिया जितना वहां लिखा था। का है? नहीं बे, मुझे पता है तुम्हारे मन में यही चल रहा होगा, इसलिए मैंने बोला। वहां के पैराग्राफ स्टेटमेंट्स पढ़ना और यहाँ के स्टेटमेंट्स पढ़ना, फर्क पर मन में आएगा तुमको। क्या दिया है? सेक्शन 111 इम्प्रॉपरली इंपोर्टेड गुड्स। क्या बोल दिया इसने? गुड्स इंपोर्टेड बाय सी, एयर, ऑफ लेट, या जो है कि जो भी इम्प्रॉपरली इंपोर्टेड गुड्स है उस पर क्या लग जाएगा? सेक्शन
111. The provided text and overview of certain sections of Custom Acts, the detailed scenario where goods conveyance packages may be subject to confiscation. Below the summary. कब कब confiscation हो जाएगा? कब हो जाएगा? Improperly imported goods में, improperly exported goods में. इन cases में क्या होगा? Confiscation होगा. क्या है? Goods imported by sea, air, offloaded at an unappointed custom port. कहीं और पे अपॉइंट, जो कस्टम पोर्ट जहां पे होना था वहां पे ना होके क्या हो गया, कहीं और पे आपने इंपोर्ट कर दिया, मतलब कि वो कर दिया, लैंड कर दिया. द इंपोर्टेड बाय लैंड इनलैंड वाटर थ्रू एन अनस्पेसिफाइड रूट, ड्यूटेबल प्रोहिबिटेड गुड्स लैंडेड एट अ प्लेस अदर देन कस्टम पोर्ट. क्या बात समझ में आ रही है? मतलब डिस्टिंक्ट पोजीशन, जहां पोजीशन डेस्टिनेशन है वहां पे ना लग के आपने कहीं और पे उसको क्या कर दिया है, लैंड कर दिया है. कंसील ड्यूटेबल प्रोहिबिटेड गुड्स इन अ कन्वेंस. अनडिस्क्लोज ड्यूटेबल प्रोहिबिटेड गुड्स इन द इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट. अनडिस्क्लोज, आपने लिखा कुछ और था, लिखा था 100 किलो, निकल गया 300 किलो. अनडिस्क्लोज कोई आइटम था वो. क्या बात समझ में आ रही है? गुड्स रिमूव फ्रॉम वेयरहाउस कस्टम स्टेशन विदाउट परमिशन, गुड्स विद मिसमैच डॉक्यूमेंटेशन, एग्जेम्प्टेड गुड्स नॉट मीटिंग द कंडीशन फॉर एग्जेम्पशन. मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? आपने कुछ भी गलत किया तो आपके गुड्स क्या कर दिए जाएंगे? कॉन्फिस्केट कर दिए जाएंगे. अब ये पढ़ने के बाद तुम वो पढ़ोगे ना तो तुम्हें इजी पड़ेगा, नहीं तो माथा लगाते रहते वो बड़े बड़े सेंटेंसेस में. आया कि नहीं आया? सोचो, वो इतना बड़े पेज को उसने ये कर दिया है. सेक्शन 1 क्या? इम्प्रॉपरली एक्सपोर्टेड गुड्स. सेम किसके लिए हो जाएगा? इम्प्रॉपरली एक्सपोर्टेड गुड्स के लिए. कन्फिस्केशन ऑफ कन्वेंसेस, वेसल्स, एयरक्राफ्ट, व्हीकल्स अडेप्टेड फॉर कंसीलिंग गुड्स. गाड़ी जब्त कर ली जाएगी, शिप का शिप जब्त कर लिया जाएगा. क्या बात समझ में आ रही है? जब क्या है? व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट, वेसल्स अडेप्टेड फॉर कंसीलिंग गुड्स, चोरी करने के लेके जा रहे थे गुड्स को. कन्वेंसेस फ्रॉम विच गुड्स आर डिस्ट्रॉयड टू प्रिवेंट सीजर. कन्वेंसेस फ्रॉम विच गुड्स आर डिस्ट्रॉयड टू प्रिवेंट सीजर, चोरी से बचाने के लिए. क्या बात समझ में? कन्वेंसेस फेलिंग टू स्टॉप लैंड विदाउट सफिशिएंट कॉस्ट. क्या बात समझ में? रुक नहीं पाए, भड़बड़ा दिया, वो सारी चीजें कुल मिला के समझ में आ रही है? ये दिया है कन्फिस्केशन ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, कन्फिस्केशन ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स और कन्फिस्केशन ऑफ कन्वेंसेस. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ फटाफट एक बार नजर मार लोगे. हाँ या ना बोलो. आया समझ में? अब मैं चाहता हूं एक बार ये पूरा रीड करके आओगे तुम आज के लिए, मतलब आज का मैं होमवर्क दे रहा हूं, ये पूरा थ्योरी रीड करके आओगे और कस्टम का वो लगा के आओगे. क्या लगा के आओगे? स्कैनर. मेन मेन चीजें मैंने आपको कस्टम की पूरी करा दी है. जो चुटर पुटर थ्योरी बची है आप मुझसे पूछ लोगे. हाँ या ना बोलो. रीड कर लोगे, उसमें भी कुछ है नहीं खास. एक चीज बतानी थी मुझे, अलग अलग प्रकार के पोर्ट्स जो थे, कहाँ है वो? हाँ, एक होता है सी पोर्ट्स, एक होता है एयरपोर्ट्स. जानते हो? एक होता है लैंड कस्टम स्टेशन. लैंड कस्टम स्टेशन क्या होता है? अरे यार, जब सी से आया तो सी पोर्ट में आएगा, एयर से आया तो कहाँ पे आएगा? एयरपोर्ट में आया. अगर जमीन से आया तो कहाँ आएगा? लैंड कस्टम स्टेशन में. एक होता है इनलैंड कंटेनर डिपोज. क्या होता है इनलैंड कंटेनर डिपोज? कई बार क्या होता है ना, जो बहुत बहुत ट्रैफिक वाले पोर्ट्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अब देखो है पोर्ट्स लेकिन इंटरनल कंट्री, मतलब वो क्या करते हैं, थोड़ी दूर में कहीं और पे एक दूसरा पोर्ट बना देते हैं. क्या बात समझ में आ रही है? जो शिप में नहीं होगा, मतलब कि नॉर्मली पोर्ट कहाँ होगा? समुद्र के बाजू में. नॉर्मली पोर्ट कहाँ होगा? समुद्र के बाजू में. एक दूसरी जगह पे क्या बना दिया जाएगा? पोर्ट बना दिया जाएगा, जहां से आप क्या करोगे, माल यहाँ पे लाओगे, लेकिन पूरे प्रोसीजरल वर्क के लिए आप कहाँ चले जाओगे? वहां चले जाओगे. जरूरी नहीं है कि समुद्र से वो कनेक्टेड हो. बात समझ में आ रही है? क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ. कई बार क्या होता है, जो सी वाले पोर्ट्स होते हैं, जो इंटरनेशनल पोर्ट्स होते हैं, बहुत बिजी होते हैं. ट्रैफिक को रीरूट करने के लिए कई बार इनलैंड पोर्ट्स बना दिए जाते हैं, जहां से आप जाके डॉक्यूमेंटेशन या प्रोसीजरल काम या कुछ चीजें वेयर हाउसिंग वहां पे कर देंगे. जो काम वहां से रिलेटेड नहीं है वहां पे शिफ्ट कर दिया जाता है. कंटेनर फ्रेट स्टेशन अटैच टू पोर्ट्स, वही जहां पे आप फ्रेट स्टेशन, जहां पे आप रखते हो गाड़ी वगैरह, वो सारी चीजें रहती है. ठीक है. मोड ऑफ क्लियरेंस, रेगुलर का लोग, कोरियर, ये सारी चीजें एक बार रीड कर लेना, कुछ खास नहीं है, बन जाएंगी तुमसे. हाँ या ना बोलो. टैक्समैन जरूर कर लेना इसकी, और ये सारी चीजें एक बार कर लेना. हाँ या ना बोलो. यहाँ पे कस्टम्स मेरे हिसाब से खत्म हो गया है. ठीक है. क्या मेजर चीजें मैंने आपको करा दी है, एक बार इसके टैक्समैन भी कर लेंगे.